नमस्कार दोस्तों। द कंपटीशन के करंट अफेयर्स टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 25 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। इसके अंतर्गत हम वैसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किए हैं जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस का समागम इसमें नहीं किया गया है जो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ इसमें 5 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए उसे हम देखते हैं डिटेल्ड आंसर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ व्हिच सेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1955 के नागरिकता अधिनियम की किस धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। तो इसमें सेक्शन ए है, ऑप्शन में सेक्शन 18 है, 3B है और 7C है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सेक्शन 6A होगा। यही आंसर हमेशा सही है। और इसका डिटेल आंसर क्या कहता है उसे हम देखते हैं। इसके अंतर्गत यह दिया गया है कि धारा 6A को 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित असम समझौते के माध्यम से पेश किया गया था। इस समझौते का उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो है अब बांग्लादेश से असम में प्रवासियों की आमद से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल करना था। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द बिहार्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट। जी हाँ, फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनॉग्रेटेड, यानी कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, शुष्क पोर्ट कहाँ उद्घाटित किया गया है। तो ऑप्शंस में है मुजफ्फरपुर है, लेकिन इसका जो आंसर होगा आपका बिहटा पटना होगा। जी हाँ, पटना के समीप ही बिहटा है, पटना से पश्चिम है, यहीं पर ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं आगे। डिटेल में कहा जा रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने, जी हाँ, बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, नीतीश मिश्रा ने पटना के पास बिहटा में बिहार में राज्य के पहले हाई पोर्ट का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य एक निजी कंपनी के साथ साझेदारी में बिहार में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना है। ड्राई पोर्ट राज्य की रासद और निर्यात क्षमताओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए देखते हैं ड्राई पोर्ट क्या है। शुष्क बंदरगाह, जिसे अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD के रूप में भी जाना जाता है, अंतर्देशीय स्थित एक रसद सुविधा है। यह कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो यह है आपका ड्राई पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में है, राजा जी टाइगर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि राजा जी टाइगर जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है, यह सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा आपका है, आंसर उत्तराखंड होगा, यानी कि ऑप्शन C है, राजा जी टाइगर यहीं पर है। हाल ही में इसके बारे में बहुत ही चर्चा थी न्यूज़ में। देखते हैं इसका डिटेल्स आगे क्या कहता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वन्यजीव पैनल ने उत्तराखंड में राजा जी टाइगर रिजर्व और शिवालिक हाथी रिजर्व के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की 4 लेन परियोजना का मंजूरी देने में देरी की है। इस राजमार्ग का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद को उत्तराखंड के कोटद्वार से जोड़ना है। जी याद रखेंगे, कहाँ से जोड़ना है, उत्तराखंड के कोटद्वार से जोड़ना है। राजा जी टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों, तेंदुओं और 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। जी हाँ, राजा जी उद्यान जो है आपका, इसमें कौन है, बाघ है, तेंदुआ है, याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। रिजर्व हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ देख लें, हरिद्वार है, देहरादून है और पौड़ी गढ़वाल तक फैला हुआ है, जो शिवालिक रेंज में 820 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऐसे सवाल BPSC में अक्सर पूछे जाते हैं, डिटेल्ड आंसर के साथ में ऑप्शंस रहते हैं, और UPSC भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, इसलिए राजा जी टाइगर रिजर्व नाम है। इसके अद्वितीय स्थान के कारण इसमें प्रजातियों की विविधता अधिक है। यह तराई आर्क परिदृश्य का हिस्सा है। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है तराई आर्क का परिदृश्य का हिस्सा है, तो होगा आपका राजा जी टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द कारोवाई ट्राइब प्राइमरीली रिसाइड्स इन विच कंट्री। कोरोवाई जनजाति मुख्यतः किस देश में निवास करती है। तो
यहाँ ऑप्शन केन्या है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और मॉरिशस है। तो इसका आंसर होगा आपका इंडोनेशिया, यही आंसर सही है। जी हाँ, इंडोनेशिया आंसर सही है इसका। और आप देख रहे हैं फोटो में जैसे किसी नंग धरंग ये महिलाएं या प्रजाति रहती हैं। और इसके बारे में कुछ डिटेल पॉइंट है, उसे हम आगे देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर ने इंडोनेशिया के कोरोवाई जनजाति का दौरा किया और उसने अनुभव ऑनलाइन साझा भी पेश किया। कोरोवाई जनजाति इंडोनेशिया के पापुआ के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में रहती है। कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी जैसे है, वहाँ के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में रहती है, जो जीवित रहने के लिए जंगल में गहराई से जुड़ी हुई है। वे शिकार करते हैं और जंगल से भोजन इकट्ठा करते हैं और अपने वृक्ष गृहों के लिए जाने जाते हैं। वृक्ष के ही आसपास रहते हैं, वृक्ष के नीचे ही रहते हैं, जो 8 से 15 मीटर ऊंचे बने होते हैं, कुछ 45 मीटर तक ऊंचे होते हैं। 1975 तक जनजाति का बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क था। 1975 तक यानी कि उससे बहुत ही कम संपर्क था। वे समानता को महत्व देते हैं और उनमें कोई पदानुक्रम नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से नरभक्षण से जुड़ा हुआ है, ये नरभक्षी भी हुआ करते थे इसका मतलब, और ये नंगे भी रहते हैं। अब ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह प्रथा समय के साथ काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। आज का 5वां क्वेश्चन, लास्ट नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। विच साउथ कोरियन रिवर? जी हाँ, कौन से दक्षिणी कोरियन नदी है? प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड एज, यानी इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ मॉडल के रूप में फॉर द रिजुविनेशन ऑफ द मूसी रिवर इन तेलंगाना। तेलंगाना के मूसी रिवर में इसका प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदी क्या कह रही है इसको देखते हैं। तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए, जी हाँ, पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना को एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन देखते होंगे आप लोग, योगैनसार, सान रिवर है, हैन रिवर है, बुखान रिवर है और जीएम रिवर है। तो इसका आंसर होगा आपका हान रिवर होगा, जिसका मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ पर? तो मूसी रिवर के तेलंगाना में किया जा रहा है। तो क्या है इसमें खास बातें, उसे हम देखते हैं। इसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि तेलंगाना सरकार का लक्ष्य दक्षिण कोरिया की ग्रेट हैंगैंग यानी हान नदी परियोजना से प्रेरित होकर व्यावसायिक उपयोग के लिए मूसी नदी तटों का विकास करना है। हान नदी दक्षिण कोरिया की चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है। जी हाँ, याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, जो सियोल से होकर बहती है। इसका उद्गम पूर्वी दक्षिण कोरिया में नमहान और बुकान नदियों से होता है। नदी सियोल से होकर बहती है और पीले सागर में गिरती है। तेलंगाना की योजना हान नदी मॉडल के समान रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए निजी कंपनियों को आकर्षित करने की थी। तो दोस्तों, ये था करंट अफेयर्स टुडे में 25 अक्टूबर 2024 के प्रश्नोत्तर। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए।